Job mafia or exam fixer. It is a new form of organized crime in the country targeting the youth. Now the youth is increasingly participating in government examination which is synonym to job security. Now इस job security को लेने के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो जनरेट हो चुकी है among the youth of the country और इसके साथ ही जो ये माफिया है इसने भी अपना जो ग्रिप है, जो वेब है या जाल है वो बिछाना शुरू कर दिया है। इसको सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल में 40 से ज़्यादा एग्जामिनेशन पेपर जो है वो लीक हुए हैं 15 स्टेट्स में। और इस प्रॉब्लम की अगर ग्रेविटी समझना चाहें तो इस फैक्ट में है कि इसकी वजह से अराउंड 1,40,00,000 यूथ जो है वो सफ़र हुआ है और जिसने कि अराउंड 1 लाख जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। नाउ इस प्रॉब्लम को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए। उसमें से रिसेंटली एक बड़ा स्टेप उठाया गया है जिसका जो एक बिल की फॉर्म में आया है और बहुत जल्दी वो एक्ट बन जाएगा। पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया गया है बिल। इसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इसको प्रेजेंट करते हुए हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, उन्होंने एक बात बोली, जतिंदर सिंह जी ने एक बात बोली कि ये एक्ट जो है या ये बिल जो है ये ना सिर्फ एक डेटरेंस क्रिएट करेगा सोसाइटी में, बट ये एक मॉडल लॉ भी होगा बाकी स्टेट्स के लिए कि वो भी अपने लॉज को इतना ही स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, तो आज हम इस एक्ट पे इस बिल पर डिटेल में बात करेंगे। दिस इज द राज मल्होत्रा IAS अकेडमी एंड माय नेम इज दीपक ठाकुर एंड इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे प्रोविजन से, इस पूरे बिल के वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि वो अनफेयर मीन्स क्या है जिसको प्रिवेंट करने की कोशिश है। तो इस बिल में इट हैज बीन डिफाइंड इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, वेरी स्पेसिफिक वे, जिसमें कि हम मेनली 5 चीजों पर नजर डाल सकते हैं। पहली बात इसमें रखा गया है कि अनफेयर मीन्स में पहली चीज होगी दैट इज कि अगर कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है या लीक करता है एग्जामिनेशन पेपर को या आंसर की को, पहला ऑफेंस या पहली अनफेयर प्रैक्टिस इसको माना जाएगा। दूसरा है कि अगर आप किसी को असिस्ट कर रहे हो या किसी कैंडिडेट को किसी तरह का असिस्टेंस दिया जा रहा है इन द एग्जामिनेशन, तो दैट इज द सेकंड मीनिंग ऑफ द अनफेयर मीन्स। देन थर्ड इज द टेम्परिंग, किसी तरह से आप कंप्यूटर डिवाइस को यूटिलाइज कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर टेम्परिंग विद द क्वेश्चन पेपर और द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है दैट इज टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट्स। किस तरह के डॉक्यूमेंट? जैसे कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, फाइनलाइजिंग ऑफ द लिस्ट, मेरिट लिस्ट, उसमें अगर टेम्परिंग की जाती है तो उसको भी अनफेयर मीन्स में रखा गया है। एंड देन इसके बाद फिफ्थ है दैट इज कंडक्टिंग ऑफ फेक एग्जामिनेशन। जी हाँ, इंडिया में एग्जाम्स के लिए तो फिक्सिंग होती है लेकिन फेक एग्जामिनेशन भी ऑल टुगेदर हो जाते हैं, सो मच सो कि वो फेक आईडी कार्ड भी या एडमिट कार्ड भी इशू कर देते हैं। सो इन सबको भी इस अनफेयर प्रैक्टिस के दायरे में रखा गया और भी चीजें इसके में इंक्लूड रहेंगी, ये स्पेसिफाई की गई हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनफेयर मीन, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस बिल के थ्रू कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही है, कौन से पब्लिक एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही है। बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो इसमें स्पेसिफाई की गई हैं। सो लेट्स सी कौन सी एजेंसीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मेनली इसमें 6 एजेंसीज का नाम दिया गया है अभी इस एक्ट में, बट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी एग्जामिनेशन या और भी जो एजेंसीज हैं उनको इसमें ऐड कर सकती है। अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको इसमें ऐड कर सकती है। सो सबसे पहला नंबर तो है UPSC का, दैट इज पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन which recruit for the various prestigious profiles like IAS, IPS and various other examination. इसके बाद we have the SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि रिक्रूटमेंट करता है सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए, स्पेसिफिकली क्लास 2 एंड क्लास 3 ऑफिसर्स के लिए, ग्रेड B एंड ग्रेड 3 ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं करता है। थर्ड हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि रेलवे सर्विसेज के लिए, इंडियन रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करता है। देन फोर्थ हमारे पास है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका काम है कि ये एग्जाम कंडक्ट करता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में और कई तरह के और भी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करता है।
Then fifth we have Institute of Banking Personnel Selection, IBPS बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसका काम क्या है, दैट इज जो बैंक्स है, जो गवर्नमेंट बैंक है स्पेसिफिकली, उनके लिए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना। देन उसके बाद हमारे पास है सिक्स पे और डिपार्टमेंट जो भी और भी गवर्नमेंट के जो पब्लिक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जो भी इस लिस्ट में ऐड कर दी जाए उसको भी इस एक्ट के या इस बिल के दायरे में रखा गया है। इसमें और भी एडिशन हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया। नाउ इसके बाद अब ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, बिकॉज हमने एजेंसीज की बात की लाइक द यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल, कई बार कई एग्जामिनेशंस में ये एक सर्विस प्रोवाइडर को भी हायर करते हैं जो इनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है। मतलब पेपर सेट हो चुका है, नाउ अब सेंटर्स डिफाइन करना, वहां पे एग्जामिनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सारा काम जो है सर्विस प्रोवाइडर का होता है। और मेनली इसमें इनका काम होता है कंप्यूटर सपोर्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके दायरे में आती है। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया गया है। किस तरीके से सेट किया है वो देख लेते हैं। नाउ इस बिल में ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि अगर किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होता है, अगर इस बिल में दिए गए किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होता है, तो पहली बात तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होगा इसको इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। अभी हम पनिशमेंट पर भी आएंगे ना। तो दूसरी बात इसमें ये है कि अगर ये देखा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद से ही इन्वॉल्व है इन दिस अनफेयर प्रैक्टिस, तो फिर क्या है कि जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उसको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद पनिशमेंट्स क्या है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर के लिए किस तरीके की पनिशमेंट्स का प्रावधान या प्रोविजन रखा गया है। सबसे पहली बात, अगर सर्विस प्रोवाइडर इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके ऊपर एक फाइन जो है अप टू 1 करोड़ रुपीस का लग सकता है। ये काफी बड़ा फाइन है और इसमें और भी प्रोविजन है, इसमें और भी ज्यादा फाइन का प्रावधान या प्रोविजन रखा गया है ना। इसके बाद they will be barred, they will not be able to conduct और पार्टिसिपेट इन एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन। उसके बाद वो किसी पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे फॉर अराउंड 4 years। एंड इसके बाद जो एग्जामिनेशन का कॉस्ट है वो भी उनसे लिया जाएगा, या जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है उस एग्जामिनेशन कॉस्ट की वो उनसे ली जाएगी। एंड अगर इसमें सीनियर स्टाफ इन्वॉल्व होता है लाइक डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट एंड पर्सनल इन चार्ज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें क्या है कि 3 साल की कैद का प्रोविजन उसमें भी है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 years, मतलब 10 साल तक की सजा मिल सकती है सीनियर मैनेजमेंट को ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ना। इसके अलावा फाइन भी है, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया। तो मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो कि कई बार प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं, कई बार गवर्नमेंट एजेंसी भी हैं, जैसे हमारे पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो गवर्नमेंट की खुद की एजेंसी बनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो these punishment will be applicable to all these bodies। इसके बाद आगे चलते हुए let's see and talk about the organized crime। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसको वैसे तो अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखेंगे तो इट इज अ काइंड ऑफ अ अनलॉफुल एक्टिविटी विच इज डन बाय अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कोई एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये अगर पाए जाते हैं करते हुए, तो उनके उसे एक ऑर्गेनाइज कैटेगरी में रखा गया या ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में रखा गया। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श रखी गई है, बिकॉज एज वी सेड इन द इंट्रोडक्शन कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम बन चुका है इंडिया में और ये बहुत सारे बच्चों के करियर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसे, क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट बना रहे हैं लेकिन करियर किसी बच्चे का बर्बाद हो रहा है, जिसका जो गोल्डन एज है ऑफ हिज लाइफ, दैट इज वेयर ही विल बी टेकिंग अ डायरेक्शन इनटू द करियर, तो वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम को अलग से ट्रीट किया गया है और उसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट रखी गई है, जैसे कि 5 साल से लेकर 10 साल की कैद, फाइन भी है दैट इज अप टू 1 करोड़। एंड इसके अलावा दे विल बी देयर प्रॉपर्टीज में ऑल्सो बी अटैच्ड, और जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट और कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी उनसे रिकवर किया जा सकता है ना। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस एक्ट ने बोला है कि इस एक्ट ने इन क्राइम्स को, इन लॉफुल एक्टिविटीज को जो है वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना है। कॉग्निजेबल का मतलब कि आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को आपको वारंट देने की जरूरत नहीं है या क्रिमिनल को वारंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात नॉन बेलेबल, दैट इज आपकी बेल जो है वो सिर्फ कोर्ट से हो सकती है। एंड तीसरी बात नॉन कंपाउंडेबल, दैट इज कि आप में कॉम्प्रोमाइज जैसा कोई इसमें प्रोविजन नहीं है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या ऐसा कुछ कर सके, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द करियर्स ऑफ द यूथ। इफ
if in a way, or if I put in this way, that it is no less than a क्राइम अगेंस्ट नेशन। तो ये कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक क्राइम है एंड इसको अकॉर्डिंगली इस बिल ने डेल्ट भी किया है। नाउ इन्वेस्टिगेशन में पहली बात इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वो जो जेन्युइन मिस्टेक्स होती है, बिकॉज टेस्टिंग एजेंसीज हो जाएं या पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हो जाएं, ऑफिसर अपना ड्यू डिलीजेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक रह जाती है तो वैसी जेन्युइन मिस्टेक्स को अगर किसी से हो जाती है तो उसको टारगेट ना किया जाए, ये भी इस बिल में ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ये बिल बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो पहली बात, जो ऑफिसर होगा ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इन रैंक्स के ये रैंक्स या इन रैंक से ऊपर ही जो है ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बिकॉज द इशू इज बिगर एंड द लोअर रैंक ऑफिसर्स मे नॉट बी एबल टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली और दे मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज बिग माफियाज। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए इसको अकॉर्डिंगली इस बिल में जगह दी गई है। और एक और बात जो खास इसमें नोट करने वाली है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है, मतलब सीबीआई जैसी एजेंसी जो है उसको भी हैंड ओवर किया जा सकता है ये इन्वेस्टिगेशन। नाउ इसके बाद अब अगर हम ये समझें कि इतने सीवियर पनिशमेंट बनाने के बाद, जहां पे आप 10 साल तक की सजा दे रहे हैं, आप 1 करोड़ या उसके ऊपर तक का फाइन आप लगा रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या हम इस मेनेस से या इस प्रॉब्लम से कंट्री को निजात दिला पाएंगे? इसका आंसर छुपा है ऑलरेडी कुछ जो लॉ इन एग्जिस्टेंस है और द स्टेट लॉज है उनमें। नाउ रिसेंटली 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं। इनमें सबसे रिसेंट है उत्तराखंड। 2023 में इन्होंने लॉ बनाया जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल है, उसका प्रोविजन रखा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब सबसे मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट जितनी हो सकती है वो दी गई है इसमें। इसके साथ साथ जो पनिशमेंट है और जो फाइन है वो 10 करोड़ रुपए का है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज का। एंड अगर जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको बार कर दिया जाएगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस फॉर अप टू 5 years। ठीक है, तो 5 साल तक आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते अगर आप इस तरह के अनलॉफुल मीन्स यूज करते हैं या अनफेयर मीन्स यूज करते हैं इन द एग्जामिनेशन, जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात की। ना गुजरात में भी काफी स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए हैं, 7 साल से लेकर 10 साल की सजा उन्होंने भी रखी है एंड फाइन भी है, दैट इज मिनिमम 1 करोड़ का है, मैक्सिमम जो है वो कोर्ट डिसाइड करेंगी, दैट इज अ प्रोविजन देयर। एंड सिमिलरली राजस्थान का भी हमारे पास एक रिसेंटली इनेक्टेड एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट एंड 10 करोड़ रुपए का मैक्सिमम जो है फाइन भी लगाया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 2 साल तक का बार इसमें हो सकते हैं, वो डी बार हो सकते हैं, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर कि इतने स्ट्रॉन्ग लॉज बनने के बाद भी क्या हम इस प्रॉब्लम से निजात पा पाएंगे या इसका कुछ सोल्यूशन और मिल सकता है, या फिर क्या इसके अलावा भी कुछ और स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं? नाउ जैसे कि हम कुछ स्टेप्स का यहाँ पे नाम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना कि एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ऐसी पॉसिबिलिटीज को हम रोक सके। जैसे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट स्टेप लेती हैं कि वो उस टाइम पे जैमर्स लगाती हैं, वाइल्ड जैमर्स लगाती हैं एंड दे हैव अ थॉरो स्कैनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन दे आर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसे रोका जा सके। सो इस तरह के स्टेप्स हम ले सकते हैं। एंड सिमिलरली जो एग्जामिनेशन सेट करने का तरीका है, जो पेपर सेट करने का तरीका है, उसको भी हम इस तरह से इंप्रूव करें कि चीटिंग की पॉसिबिलिटी जो है उसमें रिड्यूस हो जाए। एंड थर्ड, विच इज अ लॉन्ग लास्टिंग स्टेप बट इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, दैट इज इंप्रूविंग और इनकलकेटिंग द एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, ताकि वो इन सारी करप्ट प्रैक्टिसेस से या अनफेयर प्रैक्टिसेस से खुद से ही दूर रहें। नाउ दीज आर द सजेशंस व्हिच वी कैन मेक इन द एग्जामिनेशन आल्सो। इसके अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट कर सके तो इस चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर comments in this context. Now this is all for this video and let's see how government improve this whole स्ट्रक्चर और होल प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। इस पे कई सारे और भी अपडेट्स आते रहेंगे और एग्जाम के लिए चाहे यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज या कोई और एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर करें तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फॉर दैट यू कैन बी एसोसिएटेड विद अस। आप वीडियोस को कंटिन्यूसली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स फॉर दैट एंड आई विल सजेस्ट एट योर ओन लेवल यू शुड ऑल्सो अपडेट। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर माई साइड फॉर दिस वीडियो। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।